हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यहाँ पर जो थ्री कंडीशंस हैं। एक्चुअल में इन थ्री कंडीशन से हम ये पता लगाएंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। अभी थोड़ी देर में इनको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और विशेषकर आज फोकस होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैं उसमें एक ट्रिक यूज़ करेंगे और उस ट्रिक से जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। और यहाँ पर कुछ इन कंडीशन से, यहाँ पर जो कंडीशंस हैं इन कंडीशन पर हमारे रिलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है केस फर्स्ट, यानी फर्स्ट कंडीशन कोई भी जनरल फॉर्म है तो अगर हमारा केस फर्स्ट में a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कोफिशिएंट के रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ध्यान देना कि वो इक्वेशन जो होगा हैज़ यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल होगा। और इसके अलावा इसमें एक और कंडीशन आ सकती है कि एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को कहते हैं संगत, यानी हमारी जो इक्वेशन होंगी वो संगत भी होंगी यानी कंसिस्टेंट भी होंगी। अब समस्या ये है कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसके कन्वर्स की बात करें, इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इस कंडीशन पे बनती है और इसकी एक कन्वर्स कंडीशन और आती है। अब कन्वर्स क्या है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने कह देंगे, जैसे इक्वेशन दे दिया गया और वो कहेंगे कि इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ अगर कंसिस्टेंट कहा गया है तब भी हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 7। अब समस्या ये है कि हम इन कंडीशन को समझ क्यों रहे हैं। एक्चुअल में हमें सबसे पहले इन कंडीशन को अप्लाई करने से ये क्लियर हो जाता है कि इनके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दे दिया जाएगा और वो कहेंगे कि बताइए इसके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इनके कोफिशिएंट निकालिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। जैसा कि हम कंपेरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से, तो यहाँ पर a1 हमारा होगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा हमारा 5। सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 और c2, तो यहाँ पर a2 = 3, b2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 एंड c2 हमारा हो जाएगा 7। यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि हमारी जो जनरल फॉर्म है एक्चुअल में 5 हमारा इधर और 7 इधर भी ले सकते हैं, या फिर x और y के टर्म्स वन साइड में रखिए और c को सेकंड साइड में रखिए, ऐसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनके रेशियो फाइंड करें। a1/a2 = हमारा बनेगा 2/3, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। और b1/b2 = हमारा बनेगा 3/2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर देखा जाए तो a1/a2 का रेशियो ये आ रहा है और b1/b2 का रेशियो 3/2 आ रहा है। ये वाला साइड इसके इक्वल नहीं है। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो अगर देखा जाए तो हमारी ये वाली कंडीशन आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ये दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें क्या होगा कि इनमें कोफिशिएंट किसी को भी गायब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने k लिख दिया। अब क्वेश्चन इस टाइप का होगा, यही सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। अब वो कहेंगे कि ये हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वो कहती है कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर वो ये कहती है इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि a1 a2 ये सब हम निकाल ही लेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर जब यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन में हमारी कंडीशन बनती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2।
यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा k/3 नॉट इक्वल 3/2, क्रॉस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे 2k नॉट इक्वल 9 और k नॉट इक्वल 9/2। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू जो है वो हमारी 9/2 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो उन सभी केसेस में ये जो इक्वेशन हमारे पास बनेंगे उनके यूनिक्यू सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन के बारे में बताएंगे कि हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन होगा तो अगर वो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, अगर ये वाली कंडीशन निकल के आती है तो हम श्योर कह सकते हैं कि इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो दोनों लाइनें ग्राफ पर हमें पैरेलल मिलेंगी। ये ग्राफ वाली बात मैं एक्चुअल में पहले भी बता चुका हूँ। और नो सॉल्यूशन होगा और जो हमारे इक्वेशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ध्यान देना, इनकंसिस्टेंट। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन समझाया था बिल्कुल सेम इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और इसके कन्वर्स भी हो सकता है। अगर इनकंसिस्टेंट लिखा है तो ध्यान देना हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन है नो सॉल्यूशन कह दिया गया है तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया जाएगा। अगर हमारे तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी ये जो इक्वेशन होगी इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा हमारा कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर मैं एक और जानकारी दे दूँ कि अगर हमारी यूनिक्यू सॉल्यूशन बनता है तभी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा है वहीं छोड़ देंगे। केवल इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा यूनिक्यू सॉल्यूशन में ही सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है और ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आएगा और क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा और वो कहेंगे कि सो दैट गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ध्यान देना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शन है वो जो हमारे इक्वेशन है वो बड़ा अजीब से है, जैसे 3/2 5/3 आ रहा है। तो पहला काम होगा कि इनके डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देना। इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लें 6, पूरे 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 9x प्लस के 3 2 या 6 यानी 10y इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे देन 42। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और देखा जाए तो सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सही फॉर्म में रखा हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर मैं बता दूँ कि हमारा जनरल फॉर्म एक्चुअल में या तो सभी टर्म्स वन साइड होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर मैं यहाँ सेकंड केस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ x और y की टर्म्स वन साइड रखिए, बाकी का जो भी कांस्टेंट नंबर है उनको सेकंड साइड रखिए। तो देखा जाए तो ये हमारा a1 b1 और c1 हो जाएगा, यहाँ a2 b2 और c2 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके रेशियो फाइंड करेंगे। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a1/a2, a1 हमारा 9 है और देखा जाए यहाँ पर भी a2 हमारा 9 है, तो 9/9 सॉल्व करेंगे तो 1/1। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ऐसे ही अगर बात करेंगे तो b1/b2 की, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हमारा b1 देखा जाए तो 10 है और सेकंड इक्वेशन से b2 देखा जाए तो माइनस का 10 है, यानी -1/1 ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन में अगर देखा जाए तो c1/c2, यानी c1 हमारा कितना है 42 है अपॉन 14, तो ये अगर देखा जाए तो ये 3/1 हो जाएगा थर्ड कंडीशन। अगर देखा जाए तो हमारे राइट हैंड में देखा जाए तो ये तीनों ही नॉट इक्वल आ रही है। तो ये हमारा बनेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से देखा जाए तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि हमारी कौन सी कंडीशन है इसको फॉलो कर रही है। तो देखा जाए तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, एक्चुअल में मैंने लिखा नहीं है, c1/c2 नॉट इक्वल में भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन इक्वेशन इज
अब यहाँ पर कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ रही है, देखें ध्यान से। तो अगर कंसिस्टेंट लिखा जाएगा, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर यूनिक सॉल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहाँ पर एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है और ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पहले समझेंगे कि कह क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हमें के की वैल्यू को फाइंड करना है इफ़ इक्वेशंस, हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी अनंत अनेक हल होंगे, ये कह दिया गया है। यहाँ बच्चा सबसे पहली गलती करता है कि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ता, उसके दिमाग में क्या होता है कि वो समझता है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले वो इस तरह से इक्वेशन को रख के सीधे सीधे इनको सॉल्व करना शुरू कर देता है, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता है और या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड उसे अच्छा लगता है सॉल्व करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें यानी के की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन इन्होंने कह दी है कि ये जो हमारी इक्वेशंस हैं हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन दिस केस हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्स और वाई के टर्म्स एक तरफ और बाकी का सी कांस्टेंट टर्म हम इधर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर हम इसको उठा के इधर ले आएँ। तो फिर ए1 हमारा देखें ध्यान से के हो जाएगा, B1 हमारा 3 हो जाएगा एंड C1 हमारा सीधे सीधे ये हो जाएगा। अगर ये इधर लाएंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैंने इधर ही रखा है। ऐसे ही हमारा A2 B2 और C2 आ गए। यहाँ इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये कह दिया गया है, ये हमें गिवन है। क्या है ये? गिवन है। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हमने जो 3 कंडीशन बताई थी उनमें लास्ट वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। देयरफॉर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से इनकी वैल्यू को पुट करा देंगे। A1 K/12 इक्वल टू 3/K इक्वल टू K-3/K। ध्यान देना यहाँ पर तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हैं। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, उनमें भी ऐसी कंडीशन आएंगी। तो मैं ये अपनी तरफ से बताऊंगा कि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड और थर्ड यानी 2 केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, पहले हम इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो K/12 इक्वल टू 3/K। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ध्यान से K² इक्वल टू 36 और हमारा टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से K इक्वल टू, ध्यान देना प्लस माइनस का साइन का यूज़ किया है मैंने, हमारा K इक्वल टू +-6 आ गया। सेकंड केस अगर देखा जाए तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, B1/B2 और C1/C2 को इक्वल करेंगे, यानी 3/K इक्वल टू K-3/K। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3K इक्वल टू, इधर कराएंगे तो K² माइनस का 3K, लास्ट में एट लास्ट सॉल्व किया जाएगा तो ये निकल के आएगा K² - 6K इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो K यहाँ से कॉमन, तो K - 6 इक्वल टू 0। तो K की वैल्यू हमारे पास 0 और 6 आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ रही है +- का 6, K इक्वल टू 0,6 आ गया। अब बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, वो क्या करेगा कि निश्चित रूप से ये भी आंसर देगा, ये भी आंसर देगा। ध्यान देना, ये मैंने स्पेशली क्वेश्चन इसलिए समझाया है कि यहाँ पर ओनली 1 आंसर है, न तो हमारा 0 है ना ही -6 है। अब बच्चा एकदम कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि भाई मेरा आंसर कौन सा सही है। तो मैं बता दूं, इन दोनों में जो कॉमन आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर रखिए। इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो एक्चुअल में ये +6 और -6 होगा और यहाँ पे 0,6 यानी ये भी हमारा प्लस का है, यानी प्लस के 6 हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर K इक्वल टू 6 होगा। अगर हम K की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के देखें और सॉल्व करके देखें तो हमारे तीनों के रेशियो आपस में इक्वल निकल के आएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था और वहाँ पर ऑप्शन में हमारे 3 आंसर दिए गए थे। ध्यान देना, K इक्वल टू +-6 दिया गया था फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बी में दिया गया था K इक्वल टू 0 और सी ऑप्शन में दिया गया था K इक्वल टू -6। और एक और आंसर अगर देखा जाए तो इसका बन सकता है ऑप्शन मैं अपनी तरफ से बना दूं तो ये हो जाएगा। अब
अपने आप तुम लोग डिसीजन ले सकते हो। बच्चा 1 मिनट अगर उसको ये जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा कि सर इसके सभी आंसर सही है, क्योंकि उसके सभी आंसर ये हम मैच कर रहे हैं, लेकिन फाइनल आंसर हमारा प्लस का 6 है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी के ऑप्शन वास्तव में देखा जाए तो वो गलत होंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 में विशेषकर मैंने 2 क्वेश्चन स्पेशल लिए हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं 2 क्वेश्चंस में आती है। ये फर्स्ट का 4th क्वेश्चन है, और इसको अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बच्चे को देखते ही डर लगता है कि इसमें डेसिमल नंबर्स आ गए। अब सबसे पहले अगर ये डेसिमल नंबर हटा दिए जाएँ तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्चुअल में करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने 10 का मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड इन ईच टर्म करा दिया। तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और 1.3 ये 13 हो जाएगा। ये ऐसी इन पूरी इक्वेशन में यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गई, और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को बताया। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अंडर रूट देखते ही बच्चा एकदम डर जाता है, और उसमें भी उन्होंने कह दिया कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन से किसी 1 वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसे सेकंड में पुट करा दो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इससे मैंने x की वैल्यू को फाइंड किया, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 3, और x की जो ये वाली वैल्यू है इसको मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट करा दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ध्यान देना, √3 मल्टीप्लाई x की ये वैल्यू आ गई माइनस के √8 y इक्वल टू 0। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी बच्चे जानते हैं 3 आएगा। इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है यही प्रॉब्लम हो जाए। तो माइनस का 3y अपॉन √2 हो जाएगा, माइनस √8y, अंडर का साइन केवल 8 पे लगा हुआ है, इंटू y इक्वल टू 0। और ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, लगातार मैं बोल रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को अगर ख़त्म करना है तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उनका एलसीएम लेके ऑन बोथ साइड इन ईच टर्म मल्टीप्लाई करा दो। तो इस पूरे इक्वेशन में √2 का मैंने मल्टीप्लाई कराया, इससे भी कराया, इससे भी कराया, और यहाँ 0 से भी कराया। इससे कराएंगे तो देखना ध्यान से, √2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3y, √2 का मल्टीप्लाई √8 से कराएंगे तो ये एक्चुअल में √16 आएगा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y, वो मैंने लिखा है। हो सकता है ये बच्चे की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो -3y माइनस 4y इक्वल टू 0, -7y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब ये 1 वैल्यू मिल जाती है तो इक्वेशन 3 में हमने y की वैल्यू को पुट करा दिया, देन x इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्चुअल में मैंने स्पेशली इसको बोला है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, यानी बज्र गुणन विधि से इसको करना है। और ये मैं यहाँ पर अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि कभी भी x और y के साथ अगर a और b आ जाए तो कोशिश करिए उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए। यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है कि जो भी हमारे वेरिएबल है, ध्यान देना, ये x और y के टर्म्स में हमारे दोनों इक्वेशन, तो x और y को यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ x और यहाँ पे y, और ध्यान देना यहाँ पे -1 यूज़ होगा, जबकि बुक में देखा जाए तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज हुआ है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसको बताया है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आती है एरो के साइड, यहाँ पर इसलिए मैंने इसको एम्बडी रखा है। तो यहाँ x के अपॉन में जो एरो आएगा, फर्स्ट एरो को आप याद रखिए, फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड एरो होगा। ध्यान देना, x के एरो और लास्ट वाले के एरो बिल्कुल सेम डिटो होते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट ये है, इस पर फर्स्ट लिखिए और सेकंड ये लिखिए। बड़ा अच्छी ट्रिक है ये कि फर्स्ट और लास्ट वाले के एरो सेम है। अब भाई मिडिल वाले की क्या करना है, मिडिल वाले के जस्ट इन दोनों के अपोजिट कर दो, यानी जो फर्स्ट है उसे आप सेकंड बनाइए, और जो सेकंड है देखिए ध्यान से उस पर फर्स्ट लिखिए। और एक और काम करना है कि जहाँ पे भी हम सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे ना, उससे पहले नेगेटिव साइन, यहाँ पर ये कि ये सेकंड ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया सेकंड, तो ये सेकंड से पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इनको करना क्या है कि सपोज हमें x के अपॉन में लेना है, तो x वाले टर्म्स को आप छिपाइए। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा
कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर x के अपॉन में कभी भी वेरिएबल नहीं आएगा, यानी x और y, क्योंकि x और y अगर ऊपर है तो नीचे कभी नहीं आएगा, लेकिन बच्चा 100% लिखता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो करते क्या है कि जब क्रॉस करता है तो बाई इंटू दिस कर देता है, जबकि बाई नहीं लेना है, बाई का कोफिशिएंट लेना है, ध्यान देना। तो 1 मल्टीप्लाई दिस, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है 1 मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड से पहले नेगेटिव साइन आ गया, माइनस साइन ये हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अब माइनस बी, क्योंकि यहाँ बाई का कोफिशिएंट माइनस का बी है, तो माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ऐसे ही हम बाई के टर्म्स में देखें तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हमारा ये है ए मल्टीप्लाई दिस, जैसा कि मैंने ये लिखा है, एंड 1 यहाँ पे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई दिस, ये आ गया। ऐसे इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, अब इसको छुपाइए तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हमारा ये होगा 1 मल्टीप्लाई माइनस का बी, ये आ रहा है, और सेकंड से पहले नेगेटिव साइन आएगा तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा लिया, a मल्टीप्लाई 1। इसको आप नॉर्मल सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ये मतलब प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक और मैं चीज़ बता दूंगा कि अगर ए और बी के टर्म्स में इक्वेशन है तो डेफिनेट लास्ट में डिनोमिनेटर में आके फैक्टराइजेशन जरूर होगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसमें से दोनों टर्म में से हमें ए कॉमन मिल गया तो ए प्लस बी, बाई अपॉन यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से बी कॉमन ले लिया, फैक्टराइज कर लिया, ये आ गया, और यहाँ पर ए प्लस बी आ गया। एक और इस टाइप के क्वेश्चन की खासियत है कि डिनोमिनेटर में कुछ न कुछ सेम जरूर मिलेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम है, इनको कैंसिल कर सकते हैं, और लगा दिया मैंने एक्स अपॉन ए इक्वल टू बाई अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 1। केस फर्स्ट में इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, सॉरी फर्स्ट वाले को लास्ट के इक्वल, अननोन को न्योन के साथ इक्वल करती है, तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, बाई अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर बाई आएगा, बाई इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में मैंने एक्सरसाइज 3.6 और क्वेश्चन नंबर 1 का 7 ये जानबूझ के मैंने लिया है। और मैं यहाँ एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 3.6 में ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें स्पेशली कहा गया है कि रिड्यूसिंग करना है इन लीनियर इक्वेशन। जब रिड्यूसिंग की बात आएगी तो भाई डेफिनेट है कि डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आए तो भाई आप लेट करिए, तो ये यहाँ पर एक्चुअल में मैंने रिड्यूसिंग करके दिखाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आएगा कि सॉल्व बाय इक्वेशन, तो जब सॉल्व बाय इक्वेशन की बात करते हैं तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब उसको रिड्यूसिंग ही करें। तो ज़्यादातर बुक वगैरह में क्या है कि उन्होंने उसी की चीटिंग कर ली कि भाई होता क्या है कि वो रिड्यूसिंग मेथड दे दिया है तो वो सभी लेट करके कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। अगर देखा जाए तो बाकी के बच्चों को लगभग आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर इसको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जब रिड्यूसिंग इन लीनियर इक्वेशन केस में मैं भी कहूँगा कि अगर रिड्यूसिंग इन लीनियर इक्वेशन कहा गया है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करिए। अगर आपसे कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो सॉल्व द इक्वेशन आप फ्री है, आप किसी भी मेथड से करिए, ज़रूरी नहीं है कि हम एक्चुअल में इसी मेथड को अप्लाई करें। अभी देखेंगे कि मैं पूरा ये समझाऊंगा कि इसको समझने के बाद फिर इसका मैंने जो सेकंड मेथड दिया है उन दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई करिए। लेकिन इन केस अगर आपको रिड्यूसिंग करना है तो ये करिएगा, अदरवाइज सॉल्व द इक्वेशन करिए। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप सेकंड मेथड अप्लाई करिए। पहले मैं इसको समझा दूं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे फर्स्ट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ए लेट कर लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी लेट कर लिया। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है जहाँ पे भी हमको 10 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे ए लिखेंगे, तो इस वाले इक्वेशन की अगर बात करें तो इससे हमारा इक्वेशन बनेगा, देखें ध्यान से, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। हो सकता है थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि हम बच्चे को प्रॉब्लम आएगी कि भाई ये बना कैसे है, तो इसको अपना सिंपल मेथड में ऐसे लिखिए 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब वो कर क्या रहे हैं कि भाई इसके प्लेस पे हमें a लिख देना है, तो ये हो जाएगा 10a, और ध्यान से देखना इसके प्लेस पे हमें क्या लिखना है, b लिखना है, तो ये 2b इक्वल टू 4। हालांकि मैंने ये डायरेक्ट लिखने की कोशिश की है। ऐसे ही हमें यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2 नॉर्मल। अब इसमें करना क्या है कि हमें भाई कैंसिलेशन मेथड अप्लाई कर दिया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं यहाँ b को कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो इनके कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज मल्टीप्लाई करिए,
तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो फुल इक्वेशन में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। यहाँ पर डिफरेंट साइन बन रहे हैं तो एडिंग करा दिया, एडिंग कराने से ये वाले टर्म्स कैंसिल, और यहाँ पे 80a = 16, तो a = 16/80 सिंप्लीफाई करेंगे तो a = 1/5। ये हमें a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करा देंगे, ये वाला इक्वेशन थर्ड है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू जैसा कि मैंने यहाँ रखा है 10 × 1/5 + 2b = this, बाकी के बच्चे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये b आ गया। लेकिन ध्यान देना, हम अभी a और b पर हैं, हमारा इक्वेशन x और y के टर्म्स में है। जब तक हमको x और y की वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अभी हम केवल a और b पर आए। अब वापस कभी भी लेट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, वापस हमने जहाँ लेट किया है वहाँ पे a और b की वैल्यू को आपको पुट कराना है। तो जैसा कि 1/x + y = a, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दी, रेसिप्रोकल कर दिया, तो x + y = 5। ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर भी देखते जाइए, इक्वेशन नंबर 7 तक पहुँच गए। अब ऐसे ही 1/x - y = 1, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 आ गया। अब 7 और 8 को आप फिर ये आप किसी भी मेथड से अप्लाई करिए। अब तो यहाँ पर मैंने कैंसिलेशन मेथड अप्लाई कर दिया, एक बार एडिंग करा दिया तो 2x = 6, यानी x = 3। बाकी का नॉर्मल है, बच्चे कर सकते हैं कि पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 7, देन 3 + y = 5, और x की वैल्यू 3 आ गई और ये y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि इस वाले क्वेश्चन में जब सॉल्व द इक्वेशन कहा गया तो हमें इक्वेशन नंबर 8 तक जाना पड़ा। अब मैं सेकंड मेथड की बात करूंगा। एक्चुअल में थोड़ा सा बच्चों को बहुत बड़ा शॉकिंग लगेगा, एकदम अचानक ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूंगा। जैसा कि मैंने अभी प्रॉमिस किया था थोड़ी देर पहले कि मैं इसमें एक नया ट्रिक, नया फोकस, हमारा मेन मेथड होगा कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई किया जाए। अब देखिए, मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ। अगर चाहूँ तो मैं इधर से इस वाली साइड को यहाँ से कैंसिल करूँगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसलिए आंसर हम फाइनल रखेंगे जैसा कि हमारे पास ये रखे है। अब देखें ध्यान से, हमारे पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते क्या है कि जो हमारे वेरिएबल होते थे हम उनको ऊपर लिखते थे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 1/x + y, इस पूरे सिस्टम को न्यूमरेटर में रख दिया मैंने। x के प्लेस पर 1/x + y और y की प्लेस पर 1/x - y = -1। ध्यान देना, यहाँ पर ये x और y वाले जो टर्म्स हैं उनको आप छिपाइए, तो ये फर्स्ट मल्टीप्लाई हमारा ये होगा, ध्यान देना। तो 2 × -2 ये आ गया। सेकंड से पहले मल्टीप्लाई, सेकंड से पहले नेगेटिव साइन आएगा, और -5 × 4 ये आ गया। ऐसे ही इसे छिपाइए, तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, बड़े आराम से ये आ जाएगा। और यहाँ लास्ट वाले को देखते हैं तो ये -50 हो जाएगा और ये -30 हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक मत कर लेना। 1/x + y, तो ये सेम चलता रहेगा, नीचे 2 × 4 -4 + 20 सेम 60 + 80, देन सॉल्व किया तो यहाँ तक, लास्ट में हम यहाँ तक आ गए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे थे कि डिनोमिनेटर में किसी डेफिनेट नंबर का डिवाइड हो रहा है तो आप करिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 16 का डिवाइड जा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, 16 का सबसे डिवाइड करा दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब थोड़ा सा समझना है, एक्चुअल में ये हमारा बना था यहाँ पे 1/x + y अपॉन, और ये अपॉन में 1 आ गया। जैसा कि हम करते हैं कि इनमें से केस फर्स्ट वाले को लास्ट के इक्वल करना है और सेकंड वाले को भी लास्ट के इक्वल करना है। तो यहाँ पर 1/x + y अपॉन 1 इक्वल टू, ये हमारा था इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 ऊपर का फ्रैक्शन सेम, नीचे का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/x + y इक्वल टू, और ये हमारा 1/5। इसका ऑन रेसिप्रोकल कर देंगे तो x + y = 5। जैसा कि मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया, और अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास x + y की इक्वेशन बनी थी, ये इक्वेशन नंबर 7 पे जाके मिली थी, और जबकि यहाँ पर हमें ये इक्वेशन नंबर 3 पे मिल रही है। ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया, x - y = 4।
और ये वाली इक्वेशन नंबर हमें 8 पे मिली थी और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 पे हमारे बहुत सारे स्टेप देखा जाए तो कम हो गए। और इसमें देखा जाए तो आगे से दिखाते हैं कि जब हमारे पास x + y = 5 और ये इक्वेशन नंबर हमारा रहा 3 और x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर 4, इसको एडिंग करा दो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। सेम ऑपरेशन यहाँ होना है। 2x = 6, x = 3। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आंसर x की वैल्यू 3 निकाली थी। अब पुटिंग x की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करा दो। पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 3rd, तो यहाँ पे पुट कराएंगे तो ये बनेगा हमारा 3 + y = 5, देन y = 2 एंड x = यहाँ पर एक और मैं बात बच्चों से डिस्कस करना कहूँगा कि इसके जो NCERT के जितने भी सॉल्यूशन है मेरी साइट पे जाके जो इसके डिस्क्रिप्शन में साइट को दे दिया जाएगा। टोटल सभी NCERT सॉल्यूशन मैंने अपनी साइट पे दे रखे हैं, वहाँ से आप नोट्स और सॉल्यूशन वगैरह ले सकते हैं। मतलब के जितने भी एक्सरसाइज है उनका सबका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। और मैं जिन बच्चों को जो मुझसे टच में हैं बच्चे, उनसे मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और निश्चित मानिए हर वीडियो के अंदर मैं अच्छे से अच्छे ट्रिक देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।